अब देखिए यहाँ पे मूवमेंट ऑफ कंप्रेसिव एरिया इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ टेंसाइल एरिया। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, कंप्रेसिव एरिया ले लेंगे। कंप्रेसिव एरिया कैसे निकालेंगे, ये रेक्टेंगल शेप में है, लेंथ इंटू ब्रेथ से एरिया निकल जाएगा, तो b इंटू एक्स, तो ये हो गया आपका एरिया b इंटू एक्स इंटू इस b इंटू एक्स का जो सेंटर पॉइंट है वहां से NA तक का डिस्टेंस, तो इसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे होगा, बीच में होगा। तो यहाँ इस सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है देखिए x/2 है आपका, क्योंकि पूरा हाइट कितना है x है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x/2, तो x/2 ये हो गया मूवमेंट ऑफ कंप्रेसिव एरिया। एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एरिया इंटू उस एरिया के सेंटर से NA के अबाउट, NA पर जो है हमने मूवमेंट लिया हुआ है तो वहाँ तक की डिस्टेंस, बराबर क्या हो जाएगा मूवमेंट ऑफ टेंसाइल एरिया। अब आप टेंसाइल एरिया लीजिए, तो जब देखिए टेंसाइल एरिया आपका ये पूरा है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का जो पूरा एरिया है वो क्या है टेंसाइल एरिया, लेकिन अब इस टेंसाइल एरिया में देखिए यहाँ कंक्रीट डला हुआ है और यहाँ पर स्टील प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पे अगल बगल देखिए कंक्रीट है और यहाँ पे स्टील है, तो टेंसाइल एरिया में कंक्रीट भी डाला गया है और स्टील बार भी प्रोवाइड किया गया है, लेकिन कंक्रीट टेंसाइल लोड को बियर नहीं कर पाती है, बहुत ही कमज़ोर होता है, वो टेंसाइल लोड को सहन नहीं कर पाती है, इसलिए कंक्रीट का हम यहाँ पर स्ट्रेंथ या उसका मूवमेंट एरिया नहीं लेके चलेंगे, केवल स्टील बार का लेंगे। जब भी टेंसाइल एरिया की बात की जाएगी तो केवल स्टील बार ही लिया जाता है, कंक्रीट नहीं लिया जाता है, क्योंकि कंक्रीट जो होता है वो टेंसाइल लोड को बियर नहीं कर पाती है, उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेस केवल 10% होता है कंपेयर टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के, इसलिए यहाँ पर केवल स्टील बार का ही हम यूज करेंगे। तो एरिया किसका लेके चलेंगे, केवल स्टील बार का लेके चलेंगे, और माना हमने एरिया ऑफ स्टील कितना है AST, नीचे जो स्टील बार प्रोवाइड किया गया है जिसे सरिया बोलते हैं, उस सरिया का एरिया कितना है AST, इनटू इस AST का जो सेंटर है वहां से NA तक का डिस्टेंस। जैसे मैंने यहाँ पर जब ये पूरा एरिया लिया था कंप्रेसिव एरिया, तो इसके सेंटर से डिस्टेंस लिया था NA तक की, वैसे ही जब स्टील बार की बात किया जाएगा यानी टेंसाइल एरिया की बात की जाएगी तो टेंसाइल एरिया का जो सेंटर पॉइंट है वहां से डिस्टेंस लेंगे NA तक का, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है, यहां से देखिए ये डिस्टेंस x है, सॉरी d है, d में से x माइनस कर दीजिए, d माइनस एक्स, तो यहां से एक फॉर्मूला बन जाता है bx² इज इक्वल टू AST d माइनस एक्स। अब यहां पर एक बात और आती है, जब भी हम स्टील बार लेके चलते हैं, जब भी हम स्टील बार लेके चलते हैं, यहाँ पे मैंने AST लिया था तो केवल AST नहीं लेके चलेंगे, MAST लेके चलेंगे, यानी मॉड्यूलर रेशियो का मल्टीप्लाई कर देंगे MAST। M का मल्टीप्लाई क्यों किया गया, उसे कंक्रीट के इक्विवेलेंट बनाने के लिए, ठीक है। अब अगर हम MAST लेके चलेंगे तो वो कंक्रीट के एरिया के बराबर हो जाता है, फिर वो कंक्रीट के इक्विवेलेंट बनाने के लिए हम उसमें केवल AST नहीं लेके चलते हैं बल्कि MAST लेके चलते हैं। तो यहाँ पर आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला बन के आ गया bx² इज इक्वल टू MAST d माइनस एक्स। तो आपको यहाँ पे दो फॉर्मूले याद करने होंगे न्यूट्रल एक्सिस के, कौन कौन से, एक तो हो गया आपका m सिग्मा CB d अपान m सिग्मा CB प्लस सिग्मा ST, और दूसरा फॉर्मूला आपका हो गया bx² बराबर MAST d माइनस एक्स। चाहो तो आप यहाँ पर XC मत लिखो, केवल x लिख लीजिए, यहाँ पर समझने के लिए आप लिख लीजिए कि इसे हम XC बोलते हैं, यानी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है तो XC है, और यहाँ से जो x निकल के आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, XA बोलेंगे। A से क्या होता है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। तो यानी यहाँ पे हमें दो x का वैल्यू मिल गया, एक का नाम है क्रिटिकल और एक का नाम है एक्चुअल, ठीक है। जब भी हम फॉर्मूले में यूज करेंगे तो हमेशा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ही यूज किया जाता है, दोनों का यूज क्या होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे,
ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी हमने जो यहाँ पे आपको बताया वो केवल न्यूट्रल एक्सिस की बात किया हुआ है। एक है आपका क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, जिसमें आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, x इज इक्वल टू एम सिग्मा सी बी डी अपान एम सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी। दूसरा है आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, जिसका फॉर्मूला है बी एक्स स्क्वायर अपान टू इज इक्वल टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स। अब मैं बात करूँगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की, और उसका फॉर्मूला बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए, बीम पर जब लोड लगेगा तो बीम में क्या होगा, बेंडिंग होगा। जब बेंडिंग होगा बीम में, जब बीम में बेंडिंग होगा तो उसे रजिस्ट कौन करेगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वहां पे जनरेट होगा, वही तो उसको रजिस्ट करेगा। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ से होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस से भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा और टेंसाइल एरिया में भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो दोनों का वैल्यू हमें निकालना है कि कंप्रेसिव एरिया में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है और टेंसाइल एरिया में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है। हमें दोनों का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है कि कंप्रेसिव एरिया में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है और टेंसाइल एरिया में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है। यानी यहाँ पर हमको दो फॉर्मूला मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंप्रेसिव एरिया एंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टेंसाइल एरिया। अगर आपको ये दोनों फॉर्मूले बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो आगे आपको फॉर्मूला में प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, किस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंप्रेसिव एरिया। संपीड़न क्षेत्र में प्रतिरोध आघूर्ण। अगर हम इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाए तो किस प्रकार से बनेगा, देखिए कैसे बनेगा। इसका जो स्टील बार होता है उसके सेंटर से बीम के टॉप तक, यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस हो गया आपका, ये NA हो गया आपका। इस तरीके से इसका स्ट्रेस डायग्राम बनेगा। देखिए, सबसे टॉप पर कंप्रेसिव स्ट्रेस का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, सिग्मा CB का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे ये वैल्यू कम होता हुआ चला जाएगा। यहाँ पर आके ये वैल्यू कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहीं से सिग्मा ST स्टार्ट होता है और यहाँ पर जाके सिग्मा ST का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर वैल्यू होता है सिग्मा ST बाई M। मॉड्यूलर रेशियो से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि जब हम स्टील का एरिया लेते हैं तो M का मल्टीप्लाई कर देते हैं और जब स्ट्रेस लेते हैं तो M का डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया इसका स्ट्रेस डायग्राम। अब चलिए बनाते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कंप्रेसिव एरिया में। केवल कंप्रेसिव एरिया की बात करेंगे हम, केवल इस एरिया की बात करेंगे और कहीं का भी एरिया की बात नहीं करेंगे। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे फोर्स नहीं मालूम है तो फोर्स का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू स्ट्रेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के रूप में यहाँ पर हम यूज करते हैं लीवर आर्म।
डिस्टेंस है ये भी, ठीक है। देखिए एरिया इंटू स्ट्रेस इंटू लीवर आर्म, एरिया कौन सा एरिया लेके चलेंगे, कंप्रेसिव एरिया लेके चलेंगे। क्यों, क्योंकि कंप्रेसिव एरिया में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम निकालने जा रहे हैं। स्ट्रेस कौन सा लेके चलेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस इंटू लीवर आर्म। पहले समझ लेते हैं लीवर आर्म क्या होता है, लीवर आर्म को समझ लेते हैं अलग से। लीवर आर्म, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तोलक भुजा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लीवर आर्म। इसे जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड से। इसका डेफिनेशन क्या होता है, कंप्रेसिव एरिया का सेंटर और टेंसाइल एरिया के सेंटर के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस को लीवर आर्म कहते हैं। संपीड़न क्षेत्र का केंद्र और तनन क्षेत्र का केंद्र के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी को क्या बोलते हैं, उत्तोलक भुजा। फिर से समझिए, कंप्रेसिव एरिया का सेंटर और टेंसाइल एरिया के सेंटर के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस को बोलते हैं लीवर आर्म। इसे जेड से प्रदर्शित किया जाता है। कंप्रेसिव एरिया का सेंटर, कंप्रेसिव एरिया का सेंटर कहाँ पे है, देखिए यहाँ पर है। और टेंसाइल एरिया का सेंटर कहाँ पे है, यहीं पर है, क्योंकि हमने टेंसाइल एरिया के सेंटर पे ही ये लाइन खींचा हुआ है। जब स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं तो ये सबसे टॉप से बनता है और नीचे टेंसाइल एरिया के सेंटर से ही बनता है, ये बीम के बॉटम से नहीं होता ये लाइन। यानी ये डिस्टेंस हमारा कहलाता है जेड। अब देखो ये डिस्टेंस आपका होता है स्मॉल डी, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, और ये डिस्टेंस कितना होता है, ये डिस्टेंस होता है x/3। x/3 क्यों होता है आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस न्यूट्रल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, जिसका वैल्यू x है, और ये ट्रायंगल बना हुआ है, और ट्रायंगल में जो उसका सेंटर तक का डिस्टेंस होता है उसके बेस से कितना होता है, x/3 के डिस्टेंस पे ही तो होता है। तो देखिए z का वैल्यू कैसे निकाल लेंगे आप, टोटल स्मॉल d में से x/3 माइनस कर दीजिए, स्मॉल d माइनस x/3, तो ये लीवर आर्म हो गया। z बराबर d माइनस x/3, आप समझ गए होंगे। चलिए निकालते हैं फॉर्मूला। एरिया, कंप्रेसिव एरिया लीजिए, क्योंकि कंप्रेसिव एरिया में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो कंप्रेसिव एरिया कितना है, ये आपका कंप्रेसिव एरिया b इंटू एक्स इंटू स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस लेके चलेंगे, स्ट्रेस कहाँ से लेके चलेंगे, यहाँ से लेके चलेंगे। ये पूरा स्ट्रेस हमें लेके चलना है, ये स्ट्रेस सिग्मा CB है, इधर 0 है, तो एवरेज ले लीजिए दोनों का एवरेज कैसे ले लेंगे, सिग्मा CB प्लस 0/2 एवरेज हो गया, इंटू लीवर आर्म क्या है, Z। तो ये हो गया आपका BX सिग्मा CB/2 इंटू Z का फॉर्मूला क्या है, D माइनस x/3। ये आपका यहाँ से देखिए एक फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया फॉर्मूला, BX सिग्मा CB/2 इंटू D माइनस x/3। ये मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कौन सा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, कंप्रेसिव एरिया का। B क्या है, ब्रेड्थ ऑफ बीम, X क्या है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, सिग्मा CB क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट। इन सबको मैंने पहले वाले लेक्चर में आपको बता दिया है पहले ही, ठीक है। अब वही मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम निकालेंगे टेंसाइल एरिया का। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टेंसाइल एरिया, यहां पर भी वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एरिया इंटू स्ट्रेस इंटू लीवर आर्म। अब यहां पर एरिया कौन सा एरिया लेके चलेंगे, टेंसाइल एरिया लेके चलेंगे। क्यों, क्योंकि टेंसाइल एरिया में हम रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो टेंसाइल एरिया कितना है आपका, MAST, कितना है, MAST। जब भी हम एरिया का स्टील का एरिया लेके चलते हैं तो M का मल्टीप्लाई करके चलते हैं।
तो हो गया MAST इनटू स्ट्रेस कितना है, स्ट्रेस है आपका सिग्मा ST/m। यहाँ एवरेज लेके नहीं चलेंगे, क्यों? क्योंकि इधर पे कंक्रीट डला हुआ, कंक्रीट से हमें कोई मतलब नहीं होता, हमें केवल स्टील का स्ट्रेस लेके चलना होता है। सिग्मा ST/m इंटू Z, तो m से m कैंसिल हुआ, तो ये फॉर्मूला हो गया AST सिग्मा ST, चाहो पहले लिख लीजिए सिग्मा ST इंटू AST इंटू Z क्या है आपका D-x/3। तो यहाँ पर आपका दूसरा फॉर्मूला बन गया। तो आपको दो फॉर्मूले याद करने हैं। पहला फॉर्मूला है BX सिग्मा CB/2 इंटू D-x/3 एंड दूसरा फॉर्मूला है सिग्मा ST इंटू AST इंटू D-x/3। ये दो फॉर्मूले पूरे सिंगली रेनफोर्समेंट बीम में यूज किया जाएगा, वहाँ पर जब आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा जाएगा तब। और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। अब बात यहाँ पर एक आती है, कब कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, कब कौन सा फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया गया केवल कि आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालिए, तो हम कब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन बनता है। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, उस माध्यम से आप समझ जाएंगे कि हमें कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर यूज करना है। देखिए, जिस एरिया का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कम होगा उसी का हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब बीम फेल होगा तो अगर टेंसाइल एरिया में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है तो वहाँ फेल हो जाएगा, तो बीम को तो पूरा फेल होना ही है। या कंप्रेसिव एरिया में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कम है, यहाँ फेल हुआ, हम इसलिए कोशिश करते हैं कि दोनों का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बराबर हो, जिससे उसका पूरा यूटिलाइजेशन किया जा सके। मान लीजिए एक का वैल्यू बहुत अच्छा है, एक का वैल्यू बहुत ही कम है, तो बहुत ही कम जो वैल्यू है वही आपका टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ टू बीम कहलाएगा, क्योंकि वही उतना ही वो मूवमेंट को बियर कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। एक सिंपल सा कॉमन सेंस वाली मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। कोई चैन है, ये चैन बना हुआ है, ठीक है। ये चैन 1 किलो न्यूटन के लोड को बियर करता है, ये 2 को, ये 3 को, ये 4 को, ये 5 को, ये 6 को, ये 8 को, सबकी कम स्ट्रेंथ है। ये 1 किलो न्यूटन के लोड को सहन कर सकता है, उसकी स्ट्रेंथ को बियर कर सकता है, ये 2 को, ये 3, 4, 5, 6। अगर हम पूछे आपसे कि टोटल चैन का स्ट्रेंथ कितना है, तो आप क्या बताएंगे? 1 किलो न्यूटन ही तो बताएंगे, क्योंकि जो सबसे कम होगा वही वैल्यू लेके चलेंगे। क्योंकि 1 किलो न्यूटन से ज़्यादा लोड लगाएंगे, ये सब तो बियर कर लेगा, उसे सहन कर लेगा, लेकिन ये तो टूट जाएगा। जब ये टूट गया तो पूरा चैन क्या होगा? टूट जाएगा। तो टोटल चैन का स्ट्रेंथ कितना माना जाएगा? 1 किलो न्यूटन। वही बात यहाँ पर आती है कि दोनों में मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो कम होगा वही वैल्यू माना जाएगा। लेकिन अब हम अगर किसी क्वेश्चन में पूछा गया कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालिए, तो अब हम ऐसा काम नहीं करने जाएंगे कि कंप्रेसिव स्ट्रेस में भी निकालिए और टेंसाइल स्ट्रेस एरिया में भी निकालिए, कंप्रेसिव एरिया में भी निकालो, टेंसाइल एरिया में भी निकालो, फिर दोनों में जो कम होगा वो वैल्यू लेके चलोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए एक बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। लेस टी मोर कॉफी। इस ट्रिक से आप अनुमान लगा लेंगे कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है। जब XA का वैल्यू, XA का मतलब क्या है? एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस। जब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस का वैल्यू लेस माने कम हो, जब XA का वैल्यू जब XA का वैल्यू लेस माने कम है, तो T से होता है टेंसाइल एरिया वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यानी XA इज लेस देन XC, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? टेंसाइल एरिया वाला यूज करेंगे, ये वाला, सिग्मा ST इंटू AST इंटू D-x/3। और जब XA मोर माने ज्यादा होता है, XA का वैल्यू XC से ज्यादा हो गया, तो C का मतलब क्या होता है? कंप्रेसिव स्ट्रेस। सिग्मा CB वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे।
बी एक्स सिग्मा सी बी बाई 2 इंटू डी माइनस एक्स बाई 3। और जब दोनों ही वैल्यू बराबर हो जाए तब आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जब एक्स ए इज लेस देन एक्स सी आए तो इस प्रकार के बीम को क्या बोलते हैं? इस प्रकार के बीम को बोलते हैं ओवर एनफोर्स्ड बीम। ओवर एनफोर्स्ड का मतलब सॉरी अंडर एनफोर्स्ड बोलते हैं। अंडर का मतलब होता है कि यहाँ पर रेनफोर्समेंट कम प्रोवाइड किया गया है, कम डाला गया है, सरिया कम डाला गया है, जिसकी वजह से टेंसाइल एरिया में स्टील पहले फेल होगा। और जिस एरिया में पहले फेल होता है उसी का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम निकालते हैं। जब एक्स ए इज ग्रेटर देन एक्स सी तो इसको बोलते हैं ओवर एनफोर्समेंट। यानी यहां पर आपका क्या है कि स्टील के वजह से बीम नहीं फेल होगा, कंक्रीट की वजह से फेल होगा। तो कंक्रीट का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। अगर मान लीजिए दोनों का वैल्यू बराबर है, एक्स ए इज इक्वल टू एक्स सी, तो इस प्रकार के बीम को बोलते हैं बैलेंस्ड बीम। कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। एम आर इज इक्वल टू बी एक्स सिग्मा सी बी बाई 2 इंटू डी माइनस एक्स बाई 3 या ए एस टी इंटू सिग्मा एस टी इंटू डी माइनस एक्स बाई 3। कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। चलिए फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि अब हमने आरसीसी स्टार्ट कर दिया है। तो आरसीसी वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड दोनों मेथड से मैं आपको पूरा कंप्लीटली डिज़ाइन बताऊंगा। हर एक डिज़ाइन आपको बताऊंगा, वो अच्छे तरीके से बताऊंगा। सारे चैप्टर, यूनिट, लिमिट और वर्किंग दोनों मेथड से यह मैं आपको बताऊंगा। तो इस टाइम हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड स्टार्ट किए हुए हैं। तो बहुत ही सिंपल सा था। आज कल मैंने फॉर्मूला ही बताया हुआ है आपको, न्यूट्रल एक्सिस का बताया है, क्रिटिकल और एक्चुअल, उसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बताया है, इसमें आपको मैंने कंप्रेसिव एरिया और टेंसाइल एरिया दोनों में बताया हुआ है। तो फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, सेम चैप्टर।